दिस इज़ अमित वर्मा और आज हम लोग मोशन के अंतर्गत प्रोजेक्टाइल मोशन को देखेंगे, जिसको हिंदी में प्रक्षेप्य गति भी बोलते हैं। तो ये जो मोशन है, इसमें कोई भी वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान हवा में ट्रैवल करता है। तो किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के क्षेत्र में हम लोगों ने पहले भी मोशन के अंतर्गत लीनियर मोशन और कर्व लीनियर मोशन पढ़ा था, जिसके अलग अलग टाइप्स भी हम लोग पढ़े थे। कर्व लीनियर मोशन और लीनियर मोशन के अंतर्गत क्या क्या मोशन होते हैं और उसमें क्या क्या भौतिकी परिवर्तन या फिजिकली चेंजेस जो आते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने से पहले हमको ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि ये जो मोशन जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में ये एक मोशन होता है, जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है किसी समतल में, यानी कि समतल या प्लेन में होने वाली एक मोशन होती है। यह एक ऐसी गति है जो 2 डायमेंशन या हो सकती है। हाँ, तो समतल में होना यानी कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में ये मोशन होता है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन हम लोग पहले देख चुके हैं। लीनियर मोशन और कर्व लीनियर मोशन, यानी कि कर्व लीनियर मोशन में क्या होता है, आपकी वृत्तीय गति या कोणीय गति होती है, जिसमें एक सेंटर पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ ये गति होती है, वृत्तीय गति। या फिर एक एक्सिस होगा, एक अक्ष होगा, जिसके चारों तरफ एक वृत्तीय पथ में कोई वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो मोशन करती है। आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में ये मोशन होता है। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे बेसिक फॉर्म जो है, ये हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअल में होता क्या है, इस गति में क्या क्या मुख्य कारक प्रभावित होते हैं, क्या क्या परिवर्तन इसमें देखा जाता है, या इस प्रकार की गति में हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, इन दोनों को नेगलेक्ट मान रहे हैं, नगण्य मान रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करते रहेगा हर एक पॉइंट पे, चाहे वो स्टार्टिंग पॉइंट हो, चाहे एंडिंग पॉइंट हो, या इसका मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट हो। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रारंभिक वेग जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है और सी पॉइंट तक के पहुँचता है। तो ए पॉइंट पे इसका जो इनिशियल वेलोसिटी जो है, हम लोग इसको यू मान रहे हैं। ठीक है, और ये u जो है आपका इस सरफेस के ऊपर में थीटा एंगल बना रहा है। तो इस u जो इनिशियल वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट का, उसका इस दो प्लेन के ऊपर, दो एक्सिस के ऊपर में अलग अलग कंपोनेंट होंगे। तो एक्स एक्सिस यानी कि जिस तरफ थीटा एंगल जो बन रहा है, जिस तरफ एंगल बनता है उस तरफ हमारा क्या होता है, u cos थीटा कंपोनेंट जो है वो एक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट को लंबी या अधिकतम दूरी तक के ले जाने के लिए। और आपका इस इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका वाई डायरेक्शन में, यानी कि इस u cos थीटा के लंबवत ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो चल रहा है उसके ऊपर की तरफ हम मान रहे हैं जो कंपोनेंट जो होता है वो u sin थीटा एक्ट करता है, जो इस ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट प्रदान करता है। ठीक है, तो ये कौन सा मोशन हो गया, आपका 2 डायमेंशन मोशन हो जाता है। अब इस प्रारंभिक वेग के दो कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी। u cos theta is acting on x axis and u sin theta is acting on y axis। तो प्रारंभिक वेग के दो कंपोनेंट जो हैं वो आपका x एक्सिस में क्या करेगा, u x cos थीटा, और सेकंड जो है आपका y एक्सिस में u y sin थीटा। तो इस गति में दो प्रकार की गति होगी, एक जो है x एक्सिस में और दूसरा जो होगा y डायरेक्शन में होगा। ठीक है, x एक्सिस में क्या होगा, आपका डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और y एक्सिस में ये हाइट को ट्रैवल करता है, मैक्सिमम हाइट को वो गेन करता है।
तो अलग अलग एक्सिस में इसका मोशन को समझने के लिए और इसके जो फिजिकली चेंजेस या भौतिकीय परिणाम हमको जो प्राप्त होंगे वो अलग अलग होगा दोनों एक्सिस में। तो उपरोक्त गति जो है 2 डायमेंशन है, 2D में निष्पादित होता है, अर्थात इस गति के कंपोनेंट हैं 2, तो दोनों कंपोनेंट में होने वाले जो भौतिकी परिवर्तन भी भिन्न भिन्न होंगे और इस भौतिकी परिवर्तन को समझने के लिए हम इसको 2 अलग अलग कंपोनेंट वाइज डिवाइड कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में अब हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस में। इस एक्सिस में जो फिजिकली चेंजेस होने वाला है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है, प्रारंभिक वेग, इस u कंपोनेंट u का जो x एक्सिस में कंपोनेंट जो है इनिशियल वेलोसिटी का u cos थीटा हम लोग यहाँ पे लिख लिए। उसी प्रकार से y डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट जो है वो आपका u sin थीटा हो जाएगा। सेकंड है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हर एक एक्सिस में इसके एक्सेलरेशन को समझते हैं। तो एक्सेलरेशन जो है x एक्सिस में 0 होगा। क्यों होगा? जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन को नेगलेक्ट मान रहे हैं, सिर्फ एक्ट क्या कर रहा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ कार्य करते रहता है। तो आपका y डायरेक्शन में ए वाई यानी कि एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज -g, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा नीचे की तरफ जो है अपोज या सपोर्ट करने वाला जो फैक्टर होता है उसको हम लोग लेते हैं एक्सेलरेशन के लिए। आपका y डायरेक्शन x डायरेक्शन में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके एक्सेलरेशन में यानी कि x डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं पे भी ना तो अपोज कर रहा है ना ही सपोर्ट कर रहा है। ये एक्ट क्या कर रहा है आपका नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, जो कि y डायरेक्शन में एप्लीकेबल होता है। तो y डायरेक्शन में -g लेने का उद्देश्य ये है कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जब हम इसको एक थीटा एंगल में प्रोजेक्ट करते हैं तो ये ऊपर उठना स्टार्ट करता है और साथ ही एक्स एक्सिस में ये डिस्टेंस ट्रैवल भी करता है, सी पॉइंट तक पहुंचना इसको। तो जब ये यहाँ पर से चलना प्रारंभ किया, यहाँ पर पहुंचा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है नीचे की तरफ कार्य करता है खींचने का, लेकिन एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन रहता है वो कांस्टेंट रहता है। उसी प्रकार से बी पॉइंट में पहुंचने के बाद में क्या होता है आपका y डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगातार सेम काम करते रहता है, 9.81 जो है मीटर पर सेकंड, ये इसको नीचे की तरफ खींचने का कार्य करता है। लेकिन x एक्सिस में इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट बना हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 0 ले रहे हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर क्या करता है अपोज करता है, इसलिए ये क्या होता है एक निश्चित ऊंचाई तक पहुँचता है और वहाँ पर इसका y डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन जो रहता है वो 0 हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट 0 हो जाने के बाद में यहाँ पर से क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से ये नीचे की तरफ खींचना स्टार्ट करता है और फिर से यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है इसका वापस से 0 से आपका जो इनिशियल एक्सेलरेशन रहता है वो प्राप्त कर लेता है इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 10 इसका एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन में और a डायरेक्शन x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में जो कांस्टेंट रहता है 10 जो है वो हर एक पॉइंट पे मिलेगा। लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद में जो यहाँ से 10 9 8 7 6 4 3 2 1 0 इस पॉइंट पे आने के बाद 0 हो जाता है y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो रहता है। इसलिए b पॉइंट के बाद ये जो होता है मैक्सिमम हाइट रहता है, इसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर से ये ऑब्जेक्ट क्या करता है नीचे की तरफ वापस गिरना स्टार्ट करता है। जब ये नीचे गिरना स्टार्ट करता है तो क्या होता है 0 से फिर से ये एक्सेलरेशन स्टार्ट होता है इसका 1 2 3 4 फिर ये 10 तक यहाँ पर सी पॉइंट में सेम एक्सेलरेशन में आकर ये टकराता है। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज़ और हम लोग को ध्यान देना है, इस मोशन में हम लोग एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन को 0 मान रहे हैं यानी कि नगण्य मान रहे हैं, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स बस एक्ट करेगा
या किसी इस मोशन में किसी भी एक्सिस में या इस मोशन को 2 डायमेंशन में हो रहा है तो इसको सपोर्ट या अपोज कर सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमेशा ज़मीन की तरफ यानी कि धरती की तरफ से फोर्स एक्ट करता है डाउनवर्ड। ठीक है, जी जो है हमेशा नीचे की तरफ कार्य करते रहता है किसी भी पॉइंट पे। तो हम यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन इसको शून्य ले रहे हैं, सिर्फ एक्ट करेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एक्सेलरेशन जो है एक्स एक्सिस में एक्स जो है आपका 0 है, क्योंकि अगर हम मानते हैं कि कोई वस्तु एक्स एक्सिस में ट्रैवल करता है इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो एक जो इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो होता है वो इस दिशा में हर एक पॉइंट पे कार्य करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड हमेशा कार्य करते रहता है हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में। तो ये जो यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्शन में, इस पूरे पाथ में सिर्फ एक एक्सेलरेशन कार्य कर रहा है, जो कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इसके कारण से ही एक एक्सेलरेशन है जो कि डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसका यू एक्सिस में एक्स एक्सिस में जो इसकी एक्सेलरेशन है उसमें कोई भी अपोज या सपोर्ट नहीं कर रहा है। या कोई भी एक जनरल ओवरव्यू देखेंगे तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर इस एक्स एक्सिस में होने वाले एक्सेलरेशन में कुछ सपोर्ट कर रहा हो या कुछ अपोज कर रहा हो। तो इसलिए यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज़ 0 और आपका एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज़ 0 और वाई डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो -g होगा। यहाँ पर -g लिखने का कारण समझ में आया। एक्सेलरेशन जो है वो आपका वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ डाउनवर्ड काम कर रहा है, इसलिए -g लिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो g है वो आपके एक्स एक्सिस में कहीं पर भी ना तो अपोज कर रहा है ना ही सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर ये g जो है वो अपोज कर रहा है वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के लिए, इसलिए इस b पॉइंट के पास जाने के बाद में जो वाई डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होता है वो यहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग इसको और डिटेल में समझेंगे। लेकिन आपका एक्स एक्सिस में जो आपका एक्सेलरेशन जो रहता है वो सेम बना हुआ रहता है हर एक पॉइंट पे, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। तो अब वेलोसिटी के साथ इनका प्रभाव को देखेंगे तो क्या होगा। तो एक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो होता है उसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। वेलोसिटी जो है वो आपका कांस्टेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोग Vx इजिकल्स टू ux कांस्टेंट बोल रहे हैं। समझिएगा इसको। आपका x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, 0 है, जिससे वेलोसिटी इसकी जो है कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे आप कहीं पे भी मानेंगे, मान लीजिए यहाँ पर इसका वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन जो है वो 10 है, तो यहाँ पर भी 10 रहेगा, यहाँ पर भी 10 रहेगा, यहाँ पर भी 10 रहेगा और इस पॉइंट पे भी 10 रहेगा। यानी कि हर एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस में इसका एक्सेलरेशन जो है वो कंटिन्यू कांस्टेंट बना हुआ रहता है, इसलिए वेलोसिटी जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है। लेकिन आपका वाई डायरेक्शन में इनिशियल पॉइंट पे, ठीक है, ये आपका इनिशियल पॉइंट पे देखते हैं तो सबसे अधिक रहेगा एक्सेलरेशन, फिर ये इस पॉइंट पे आता है तो 0 हो जाता है। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगातार क्या होता है, घटते जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 9,
8 7 6 5 4 3 2 1 और यहाँ पे 0। उसी प्रकार से 0 से फिर वापस से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी फिर से इसका प्रारंभिक यानी कि इस पॉइंट से आपका सी पॉइंट तक के, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, बी से सी पॉइंट तक वापस से इसका एक्सेलरेशन बढ़ता हुआ जाता है। यानी कि यहाँ पर 0 से 1 2 3 फिर आकर यहाँ पर 10 हो जाएगा। यानी कि वाई एक्सिस में लगातार एक्सेलरेशन जो है वो हर एक पॉइंट पे चेंज होते जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पॉइंट पे आने के बाद में वाई एक्सिस में होने वाला जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है ना। और वापस से ये 0 से इस पॉइंट तक वापस से जो स्टार्टिंग पॉइंट में रहता है उतना ही इसका वेलोसिटी बढ़ जाता है, वापस उसी अवस्था में पहुंच जाती है। तो जब ऑब्जेक्ट ज़मीन पर टकराती है तो वो सेम वेलोसिटी से आकर, यानी कि आपका इनिशियल वेलोसिटी जो रहती है उसी वेलोसिटी में यहाँ पर आकर टकराता है। तो यहाँ पर आपका वी वाई इज इक्वल टू 3 पॉइंट मिलेगा। शुरू में मैक्सिमम रहेगा, स्टार्टिंग मैक्सिमम, सेकंड है आपका मैक्सिमम हाइट पर, उच्चतम बिंदु पर, ठीक है, पॉइंट बी पर। यहाँ पर मैं पॉइंट ए लिख दे रहा हूँ, ये पॉइंट बी पर 0। और तीसरा जो है आपका अंतिम बिंदु, यहाँ पर अधिकतम होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस में वेलोसिटी जो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में ए टू बी, यानी कि इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक के लगातार घटता है, फिर वापस से मैक्सिमम हाइट से आपका एंडिंग पॉइंट उसमें लगातार बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी पॉइंट में फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में अधिकतम रहता है, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, ये कम हो जाता है, फिर कम से फिर वापस से ये बढ़ता है। तो इसका कारण ये होता है कि बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आगे आप लोग कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे, कोई भी, जैसे कि केबी, एनबीएस, नेट, सेट एक्सेट्रा, तो उसमें क्वेश्चन पूछता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होती है, 0, कांस्टेंट, बढ़ेगी, घटेगी, इस प्रकार से ऑप्शन दिया जाता है। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि वाई एक्सिस में होने वाली जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है और एक्स एक्सिस में कांस्टेंट रहता है। तो इसका आंसर आपका कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर 0 आंसर कभी भी नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो अब हमारे जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये इसका बेसिक फॉर्मेशन हम लोग समझ में आ गया कि इसमें किस एक्सिस में क्या होने वाला है। एक भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें जो फिजिकली चेंजेस जो आने वाले हैं उसको हम लोगों ने समझ लिया। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 मुख्य चीज़ है जिसको हम लोग को समझना है। पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट, पहला है इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में उड्डयन काल बोलते हैं। उड्डयन काल यानी कि पॉइंट ए से सी तक पहुंचने में कितना समय लगा, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम हाइट, जिसको हम लोग एच मैक्स या कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। तो ये होता है आपका अधिकतम ऊंचाई, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मोशन हो रहा है उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या है। तीसरा पॉइंट होता है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज बोल दीजिए या रेंज बोल लीजिए, ठीक है। ये आपका होता है, इसको हिंदी में परास बोलते हैं, परास, और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो ये 3 चीज़ों को हम लोग को इसमें समझना है, ये इसके मुख्य
घटक है आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें होने वाले जो परिवर्तन है या भौतिकी परिवर्तन जो है इसको हम लोग को यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग पहले यहाँ पर मैं लिख के बता दे रहा हूँ, 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, इससे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट इस फॉर्मूला से ज्ञात होगा। अब इसको हम लोग प्रूफ करना है कि ये एक्चुअल में होता है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइम ऑफ फ्लाइट में इस गति में हमने माना कि कोई वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, तो हम सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में होने वाली गति को ध्यान में देंगे। तो इसका दो तरीका होता है निकालने का। सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, बिंदु ए से सी तक की लगे समय है ना, इसके फ्लाइट में, यानी कि इसका ए से सी बिंदु तक पहुंचने में लगा हुआ समय ज्ञात करना है। ए टू सी का मोशन ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो हमने क्या माना था, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रारंभिक वेग जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है, उसका जो वाई एक्सिस में जो घटक है यू वाई साइन थीटा। ठीक है, यू साइन थीटा, यू वाई डायरेक्शन यानी कि वाई एक्सिस में होने वाले जो वेलोसिटी है उसका एक फैक्टर है, कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी की। तो यू साइन थीटा यहाँ पे माने, और एक्सेलरेशन जो है आपका माइनस जी माने थे। ठीक है, ये एक्सेलरेशन, और वाई एक्सिस में उसका इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे ले लिए। टी हमको ज्ञात करना है, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमको पहले देखना है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में एस वाई, यानी कि एस वाई हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहे हैं। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, जो कि जीरो है। कैसे जीरो है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो वाई एक्सिस में हम लोग यहाँ पर जो है मोशन का जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको हम लोग वाई एक्सिस में मान रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, वाई एक्सिस में मोशन करते हुए वापस से ये एक्स एक्सिस में यहाँ पर आ रहा है। तो ये वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और इसका एंडिंग पॉइंट भी वही है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, जीरो है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको जीरो से डिनोट कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है आपका एक्सिस में, एक ए एक्सिस में एक्सेलरेशन जो है वो आपका कांस्टेंट है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, एस वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, एस वाई जीरो है, यू क्या है प्रारंभिक वेग आपका वाई एक्सिस में, यू साइन थीटा, टी आपका कैपिटल टी प्लस हाफ ए, यानी कि एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर माइनस जी माने हैं हम, और टी जो है टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमको इसको सॉल्व करते हैं। तो टी यहाँ पर से हम लोग कॉमन निकाल लिए, यहाँ पर हो गया यू साइन थीटा, ये माइनस प्लस जो है माइनस हो जाएगा, जी टी बाई टू। ये एक इक्वेशन यहाँ पर मिलता है। इससे दो चीज़ साबित होती है, या तो टी इज इक्वल टू जीरो होगा या ये इज इक्वल टू जीरो होगा। तो पहला इक्वेशन जो है टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है, टाइम जो है डिस्प्लेसमेंट का वो ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो पाया जा रहा है। ठीक है, पॉइंट ए से सी पॉइंट पे जो वाई एक्सिस है उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है, ये इससे साबित हो रहा है।
दूसरा चीज़ है 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2। तो u साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी अपॉन 2। अब ये t को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g आ जाएगा नीचे। ये हो गया आपका फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पर लिखे हुए थे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो है ये यहाँ पर प्रूफ होता है, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, और इक्वेशन के रूप से देखेंगे तो t इज इक्वल टू 0 भी होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका 0 है, इसलिए इसका आप सेकंड फार्मूला जो है, सेकंड तरीका जो है वो देखते हैं। तो अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के लिए दूसरा फार्मूला देखते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो A पॉइंट से C पॉइंट तक B से होते हुए जा रही है। क्योंकि इस गति में हमने माना है कि कोई वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, तो हम सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस में होने वाली गति को ध्यान देंगे। तब बिंदु A पर, ठीक है, बिंदु A पर प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी y डायरेक्शन में, u साइन थीटा। ठीक है, ये इसका कंपोनेंट जो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी का हम लोग देख रहे थे, तो ये y डायरेक्शन में u साइन थीटा। तो तथा A से B बिंदु पर एक्सेलरेशन, यानी कि A से B बिंदु तक जाने पर, तो ये ऑब्जेक्ट जो है B बिंदु तक पहुंचेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, एक्सेलरेशन जो है ना, वो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है हर एक पॉइंट पर। तो A से B बिंदु पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, AY इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, माइनस जी क्यों, क्योंकि अर्थात y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है लगातार नीचे की तरफ कार्य करते रहता है। अब हमको ध्यान देना है कि फाइनल वेलोसिटी विल बी इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, अर्थात वह बिंदु जहाँ से y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगा। फाइनल वेलोसिटी यानी कि ये जो आपका पॉइंट है B पॉइंट, ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है। इस पॉइंट में आने के बाद में इसका y डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होता है वो 0 हो जाता है, यानी कि ये इसका फाइनल वेलोसिटी है। और यहाँ से फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से नीचे जब ये वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो ये वापस से वेलोसिटी जो होता है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम करना स्टार्ट करता है, और यहाँ से फिर से इसका एक्सेलरेशन स्टार्ट होता है। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी हमको देखना है y डायरेक्शन में, तो Vy इज इक्वल टू 0 है। अब बिंदु A से B पर पहुंचने में लगा समय ज्ञात करना है। पॉइंट A से B पर लगा समय, ये तरीका जो हम लोग अपना रहे हैं, इसमें हम लोग पहले हाफ पाथ, जो B पॉइंट है ये इस प्रोजेक्टाइल मोशन का हाफ पाथ है, यहाँ से यहाँ तक का गति मोशन में जो लगा समय उसको ज्ञात करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, तो ये हमारे को फॉर्मूला एग्जिट प्राप्त हो जाएगा। तो A से B पर लगा समय हम क्या मान रहे हैं, t मान रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन का फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करना होगा, यूज़ करना है, जो कि होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, इस पॉइंट पर 0 है हमारा फाइनल वेलोसिटी।
इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 जाता है, इसलिए 0 है। और ये आपका u जो है ना, u इज इक्वल टू यू साइन थीटा। a क्या है आपका -g, t क्या है, यहाँ से a से b पॉइंट तक पहुँचने में लगा समय है, तो इसको t ही लिख लेते हैं। अब 0 इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी को इधर ला लेंगे, u साइन थीटा, t निकाल लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से a से b पॉइंट पर लगा समय u साइन थीटा अपॉन g। ये क्या हो गया आपका हाफ पाथ है, a से b पॉइंट पर ना, a से b पॉइंट पर पहुँचने में लगा समय है। तो ये जो समीकरण है इस पर परवलयाकार पथ का आधा पथ गमन किया हुआ है, इसका समय लगा हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित कर पा रहे हैं। तो अब बिंदु A से C तक पहुँचने पे टोटल टाइम ज्ञात करना है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल T से, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, A से C बिंदु तक पहुँचने का समय जो लगता है उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, इसलिए इसको टोटल टाइम को T से डिनोट कर रहे हैं। तो T इज इक्वल टू 2T। ये T जो है वो आपका A बिंदु से B बिंदु पर है, यानी कि ये 1 है और ये 2 है। तो इस पाथ को हम लोग मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो ये टोटल टाइम निकल जाएगा। तो T इज इक्वल टू 2T करने से T, अब ये T का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 2u साइन थीटा अपॉन g, ये T का वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे। तो दिस इज द प्रूफ। ठीक है, इति सिद्धम कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो है 2u साइन थीटा अपॉन g होता है। ये दूसरा तरीका है इसको ज्ञात करने का। अब हमको देखना है मैक्सिमम हाइट। दूसरा क्या देखना था हमको, मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई क्या है, वाई डायरेक्शन में ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो फिर से एक बार मैं मैक्सिमम हाइट ये है, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैक्सिमम हाइट क्या है, इस पैराबोलिक पाथ का सबसे अधिकतम या उच्चतम बिंदु वाई डायरेक्शन में है ना, जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, वो आपका मैक्सिमम हाइट कहलाता है। तो मैक्सिमम हाइट जो है वो आपका A टू B में समझ में आ रहा है। A से B जब पहुँचता है तो ये B जो पॉइंट है वो आपका मैक्सिमम हाइट है वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में प्रारंभिक वेग या वेलोसिटी क्या होगी, प्रारंभिक वेग u जो हम लोग जो माने थे, प्रारंभिक वेग इसके दो कंपोनेंट होते हैं। वाई डायरेक्शन में क्या होता है, u साइन थीटा, और एक्स एक्सिस में u कॉस थीटा होता है। तो हम लोग को वाई डायरेक्शन में यहाँ पर ध्यान देना है, प्रारंभिक वेग का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट जो है u साइन थीटा। तो ये प्रारंभिक वेलोसिटी जो होगी आपकी u y इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अब फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये होता है आपका B पॉइंट में, जहाँ पे मैक्सिमम हाइट गेन करता है वाई डायरेक्शन में, उसके बाद फिर वहाँ पर 0 हो जाता है। तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, vy is equal to 0, acceleration in y direction, ay is equal to माइनस जी, फिर से वही है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लगातार ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ऊपर उठते हुए रहता है, इसलिए जी जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स
हमेशा नीचे की तरफ कार्य करते रहता है, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी दिया जा रहा है। अब हम लोग को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखना है। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में कितना ऊपर गया है ना, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी पॉइंट, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये मैक्सिमम हाइट को हम लोग जानना चाह रहे हैं। मैक्सिमम वाई डायरेक्शन मैक्सिमम हाइट, इज इक्वल टू एच। तो यहाँ पर हम लोग उसको लिख सकते हैं एस वाई इज इक्वल टू एच। तो फॉर्मूला होता है आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है आपकी 0 है, यू स्क्वायर की जगह पे रख देंगे आप यू साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर से प्लस 2 एक्सेलरेशन माइनस जी एस, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका एच है। अब ये इक्वेशन से आप इसको सरलीकरण करते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2GH। 2GH को इस तरफ लेकर आ जाएंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हमको h निकालना है तो यहाँ पर h छोड़ देंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। इसको h या फिर h मैक्स से भी डिनोट करते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, एच मैक्स या एच दोनों ही सही हैं। तो ये होता है आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। अब थर्ड हमको देखना है रेंज ऑफ मोशन। हिंदी में जिसे हम परास बोलते हैं। ठीक है, तो रेंज ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, या फिर r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। क्यों हो गया? क्योंकि साइन 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में इसको हम लोग साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसलिए इसका वैल्यू यहाँ पर रख देने से 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी हो सकता है। तो इस परास को प्रदर्शित या समझने के लिए हम एक्स डायरेक्शन में इस पैराबोलिक पाथ का होने वाली जो गति को कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि आपका जो मैक्सिमम रेंज है वो एक्स एक्सिस में ही दिखेगा। ए बी सी, फिर से मैं समझने के लिए 3 पॉइंट डिनोट कर दे रहा हूँ, ए बी सी। तो ए से सी तक यानी कि जो मैक्सिमम रेंज जो है उसको ज्ञात करना, तो आपको एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में ही आपको देखना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। तो फिर से यहाँ पर इसका जो प्रारंभिक वेग जो था u, ठीक है, यहाँ पर u जो है इसका प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी है, इसका थीटा जो बनता है, एंगल जो बनता है वो थीटा है। एक्स एक्सिस में इसके जो u का इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो u cos थीटा
वाई डायरेक्शन में u साइन थीटा। अब हमको ध्यान देना है सिर्फ एक्स एक्सिस में होने वाले जो फिजिकली चेंजेस हैं, भौतिकी परिवर्तन है, उसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। तो प्रारंभिक वेग u डायरेक्शन में a टू c में u x इज इक्वल टू u cos थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो है। पहले मैं समझा चुका हूँ कि जितने भी एक्सेलरेशन जो होता है वो वाई डायरेक्शन में होता है। ए डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन जो होता है उसका जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी इफेक्ट है, उसमें कोई भी अपोज या सपोर्ट जो है एक्सेलरेशन के लिए नहीं करता, इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है यहाँ पर। वाई डायरेक्शन में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अगेंस्ट नीचे की तरफ कार्य करते रहता है। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो होता है वो लगातार घटता है कुछ समय तक के, मैक्सिमम हाइट तक के, फिर लगातार ये बढ़ता हुआ जाता है, बी टू सी पॉइंट तक के बढ़ता है। लेकिन जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है वो एक्स एक्सिस में होने वाला जो एक्सेलरेशन है उसमें कोई भी अपोज या सपोर्ट नहीं कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग पहले से ही एयर फ्रिक्शन, ठीक है, उसको नेगलेक्ट मान रहे हैं, शून्य मान रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा। जितना भी एक्सेलरेशन है वो वाई डायरेक्शन में है, घर्षण या एयर फ्रिक्शन को हम लोग यहाँ पर नगण्य मान रहे हैं। अब आपका एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट एस एक्स इज इक्वल टू आर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक को हम लोग मैक्सिमम रेंज मान रहे हैं ना, ये तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। एस एक्स को हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं। टी जो है वो उड्डयन काल के बराबर है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। तो इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब ये सरलरेखा का एक समीकरण है, एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, कैपिटल आर, यू क्या है, यू कॉस थीटा, टी क्या है, कैपिटल टी, प्लस हाफ ए क्या है यहाँ पर, ज़ीरो इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर जो था आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट जो था आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो ये टी जहाँ जहाँ पे है वहाँ पर रख देंगे इसको, यहाँ पर रखने से कोई मतलब नहीं है। ये जो मल्टीप्लाई बाय जीरो है तो सभी को ये जीरो कर देगा। तो u कॉस थीटा टी का वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन जी प्लस जीरो, ये सारे जो है जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गए। तो आपका रेंज का फॉर्मूला क्या निकला यहाँ पर, 2u, ये u और ये u स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, क्या है ये फॉर्मूला जो है आपका, ये वाला जो है सेटिस्फाइड करता है। इस फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला के माध्यम से हम ये भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर मैं यहाँ पर बताता हूँ, r इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये आपका पहला वाला फॉर्मूला जो है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये यहाँ पर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा ले सकते हैं। तो ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला बन जाता है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी।
तो गेम के स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि बॉल है या आपका फुटबॉल है, इसको हम लोग किक करते हैं, या फिर हम लोग डिस्कस थ्रो या गोला फेंक जो करते हैं, शॉट पुट करते हैं, तो उसको जो एंगल में थ्रो करना रहता है आपको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए, दूर फेंकने के लिए 45 का एंगल हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको पुट करने से क्या होता है, साइन टू थीटा यानी कि 45 एंगल 90 हो जाता है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो साइन 90 का वैल्यू जो होता है 1 होता है। इस कारण से ये फार्मूला जो होता है मैक्सिमम रेंज के लिए इस्तेमाल। फार्मूला आपका मैक्सिमम रेंज ज्ञात करने के लिए R = U² साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है, साइन टू थीटा यानी कि 45 एंगल जो रहता है वो मल्टीप्लाई बाई 2 से हो जाता है 90, और साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो मैक्सिमम में पाया जाता है 1। अब हमको ये तीनों फार्मूला याद करना है। इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं, जिससे मैं इसको आपको समझाता हूँ, जिससे आपको आसानी से याद हो सकता है। RST यानी कि रेंज ऑफ मोशन, H मैक्सिमम हाइट, और T जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। R का जो फार्मूला होता है आपका U² साइन टू थीटा अपॉन जी। H का जो फार्मूला होता है U² साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि आपको रेंज ऑफ मोशन जो होता है उसमें एक स्क्वायर में होगा और दूसरा मल्टीप्लाई बाई 2 से होगा, नीचे जी जो है अकेला रहेगा। अब यहाँ पर मैक्सिमम हाइट में क्या है, 2g है। मैक्सिमम हाइट यानी कि आपको जो हाइट है उसको हर एक चीज़ को मैक्सिमम कर देना है। ठीक है, समझिएगा, U² साइन टू थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम हाइट करना है यानी कि हाइट को मैक्सिमम करना है, तो U को भी स्क्वायर कर दीजिए, साइन को भी स्क्वायर कर दीजिए, और G को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी जगह पे, दोनों जगह पे G जो है वो अकेले है, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं है। इसी प्रकार से आपका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो मल्टीप्लाई बाई 2 से रहता है, यहाँ पर स्क्वायर कहीं पे भी नहीं दिखेगा। इसमें एक स्क्वायर है, U² है, इसमें भी U² है, इसमें U अकेला है, मल्टीप्लाई बाई 2 में है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है।